इंडियन सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग आप देखिए, विजा विज अब वर्किंग देखिए जैसे आपकी वर्किंग हो रही है। कल की अमेंडमेंट ही ले लीजिए, 17 से 34 कर दिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, एक पर्टिकुलर जज को वहां लगा दिया है। और ले लेते हैं इलेक्शन कमीशन है। इंडिया में इतनी मैसिव बड़े लेवल पे इतना बड़ा कंट्री है, इलेक्शंस होती हैं, कभी मैंने नहीं देखा एज ए ब्यूरोक्रेट भी कि किसी एक बंदे ने भी जो हारा है उसने कहा हो कि जी इलेक्शन में कोई धांधली हुई। अब हम देख रहे हैं कि वहां फॉर्म 45 47 का ही चल रहा है क्लेश। वो कहते हैं जी 45 पे ये जीते हैं और 47 में वो जीत गए। पहले 11 साल में 4 गवर्नर जनरल कम प्रेसिडेंट और 7 प्राइम मिनिस्टर्स, 4 गवर्नर जनरल्स एंड 7 प्राइम मिनिस्टर्स। 1958 में पंडित नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते हुए कह दिया कि आई डोंट चेंज माई क्लोथ्स सो ऑफन एज पाकिस्तान चेंजेस इट्स प्राइम मिनिस्टर्स, विदाउट नेमिंग एनीबडी। जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है कि वो कितने एथिकल स्टैंडर्ड्स अपने रखती है, वो भी बड़ा जरूरी होता है। अगर वो अपने आप को क्लीन रखते हैं और अपने साथ जो लोग रखते हैं वो भी उनको ये कन्वे होता है कि दे हैव टू रिमेन क्लीन, तो भी काफी हद तक जो बजटरी एलोकेशंस हैं वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए खर्च हो जाते हैं। तकसीम हिंद 1947, द ब्लडी पार्टीशन ऑफ पंजाब, तनाज़ा कश्मीर, 1965 की पाक भारत जंग, सानियाए मशरकी पाकिस्तान और भारत का किरदार, खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग, इंडियन पार्लियामेंट पे हमले, मुंबई हमले, बालाकोट पे भारतीय हमला, कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान, तनाज़ात और इल्जामात में अमन की तलाश। वॉच इंडो पाक डायलॉग with Dr. Ishtiaq Ahmed and leading voices from India. Talking Politics on Federal Post. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज टॉकिंग पॉलिटिक्स। मैं हूं हसन जफर। स्पेशल एपिसोड है टॉकिंग पॉलिटिक्स का। चंडीगढ़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रविंदर कौशिक साहब। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ हमेशा होते हैं। मैं रविंदर कौशिक साहब का आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। फॉर्मर IAS ऑफिसर, होम सेक्रेटरी, रिटायर हुए पंजाब के और चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं। ज़रा और तफसील आपके सामने रखते हैं इनके तारुफ की। Joined the civil services in 1987 in the Punjab cadre. As an IAS officer, he worked on various important positions in the government, but always continued his interest in Pakistan affairs, जो कि हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी बातचीत के हवाले से। और Mr. Kaushik has written more than 100 articles on Pakistan in various newspapers like the Tribune, the Hindustan Times, and the Statesman. He also visited Pakistan for academic research and study. He has been regularly addressing seminars on Pakistan in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, in Indian Business School, Mohali, the Western Command, Chandigarh, Punjab University, among other places. He is also a fellow of the South Korean Development Institute, Seoul. बहुत बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन आपका। डॉक्टर इश्तियाक साहब, आपकी इजाज़त से मैंने कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आज की गुफ्तगू के हवाले से, जो हमारी पहले डिस्कशन होती रही है उनमें से कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। और जिस तरह मैंने अपनी हमारी जो पिछला एपिसोड था उसमें मैंने कहा कि ये जो सब शख्सियात, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज इंडिया से आपने हमें इंट्रोड्यूस कराई हैं, इससे मेरी पर्सनली ज़ाती सोच भी बहुत आगे बढ़ी है चीज़ों के बारे में। वेरी एनलाइटनिंग सर। तो रविंदर जी, आपके सामने मैं वो चीज़ें रखता हूँ। जब हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ हमारे सामने हाईलाइट हुई कि पोस्ट कॉलोनियल नेशंस जो हैं, पोस्ट कॉलोनियल विद अ हाइफन, नॉट द थ्योरेटिकल पोस्ट कॉलोनियल बट द nations that existed after the colonial period. Unsettled borders एक important feature है of all the states that got liberation from the colonial rule.
और उसमें इंडिया और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, और इसी हवाले से मैं समझना चाहूंगा कि व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं वो मैं अपनी सोच के हवाले से आपके सामने रखता हूँ. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज. Pakistan was created. So that is one fundamental difference. It was created as a brand new state. At the time of independence, इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 17% थी. पाकिस्तान का एक्यूरेट डेटा नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट है कि जो वेस्ट पाकिस्तान था, व्हाट इज नाउ पाकिस्तान, उसकी अर्बन पॉपुलेशन 6% थी. So predominantly, what is Pakistan today? At the time of independence, it was largely a feudal tribal society. Or 40% of Pakistan, that is Balochistan, उसकी बहुत ही महदूद सी tiny population थी, और वो भी sparsely concentration, जो उसकी एक कोयटा ही एक main शहर था उस वक्त. So this was Pakistan that we got at the time of independence. और आगे जो developments हुई हैं वो आप देखते हैं. Then Pakistan, because it was created out of United India, it faced an identity crisis, जिसके ऊपर बहुत बात हुई है हमारी. और फिर ये एक सिक्योरिटी स्टेट में कैसे चेंज हुआ पाकिस्तान. तो आपकी जो स्टडी है पाकिस्तान के बारे में, इन रेफरेंसेस से आपके सामने क्या पिक्चर आती है? हाउ वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? Thank you, Dr. Hassan Zafar, and thank you, Professor Ishtiaq Ahmed, sir. Before I start my submission, मैं एक दो facts generally आपसे discuss करना चाहूँगा, submission करना चाहूँगा. Actually, no doubt, Pakistan was created, and on 14th August 1947 इनको independence मिली. 15th August हमें मिल गई. पंडित जी ने 14 और 15 अगस्त की रात को झंडा लहरा दिया. जनरली रात को झंडा नहीं लहराते, पर वो रात को लहराया बिकॉज ऑफ सर्टेन एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस. जो मैंने 77 इयर्स की पाकिस्तान की है, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड आई स्टैंड करेक्टेड इफ आई एम रॉन्ग, पाकिस्तान में सिक्योरिटी स्टेट, आपने ठीक कहा, बिल्कुल बना, लेकिन जो एक डिस्टॉर्शन आई वो ये आ गई कि फर्स्ट 4 ईयर 14th अगस्त 47 से लेके अक्टूबर 51 तक, जब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ, वो 4 साल, और फिर 20 दिसंबर 71 से लेके 5 जुलाई 77, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो ने राज किया. अगर मेटिकुलसली देखा जाए, ये 2 पीरियड्स को छोड़ के पाकिस्तान की टोटल हिस्ट्री में सिविलियन लीडरशिप के पास उस तरह की पावर नहीं हुई जैसे इंडियन पॉलिटिशियंस या इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के पास होती है. वो पावर ही नहीं हुई उनके पास. उसमें एस्टेब्लिशमेंट का डोमिनेंस रहा, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कई बार सिविलियन फिसाड रहा, सिविलियन लीडर्स रहे, बट द स्ट्रिंग्स वर पुल्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट. अब ये डिस्टॉर्शन जब एक न्यूली बॉर्न डीकोलोनाइज्ड स्टेट में आ जाए, तो उसका अंग्रेजी में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट. उसके इफेक्ट्स होते हैं डिफरेंट. और वन मेजर जो इफेक्ट हुआ इन केस ऑफ पाकिस्तान, वो ये हुआ कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिल्ड नहीं हो पाए उस तरह से. मैं क्रिटिसाइज नहीं कोई कर रहा, हम एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं. आप बिल्कुल ओपन होकर करें, इस फोरम पे कोई आपसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. We want to understand. Liberty to speak. Yes. जी. उसमें सर जो बेसिकली इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग थी, वो उस तरह से नहीं हो सकी जैसे इंडिया में. फॉर एग्जांपल, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग आप देखिए, विज़ाविज़ अब वर्किंग देखिए जैसे आपकी वर्किंग हो रही है. कल की अमेंडमेंट ही ले लीजिए, 17 से 34 कर दिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस. एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, एक पर्टिकुलर जज को वहां लगा दिया है. और ले लेते हैं इलेक्शन कमीशन है. इंडिया में इतनी मैसिव बड़े लेवल पे, इतना बड़ा कंट्री है, इलेक्शंस होती हैं. कभी मैंने नहीं देखा एज ए ब्यूरोक्रेट भी कि किसी एक बंदे ने भी जो हारा है उसने कहा हो कि जी इलेक्शन में कोई धांधली हुई है.
अब हम देख रहे हैं कि वहां फॉर्म 45 47 का ही चल रहा है क्लेश। वो कहते हैं जी 45 पे ये जीते हैं और 47 में वो जीत गए। सो टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो थी ना वो उस तरह से नहीं हो सकी जैसे एक डेमोक्रेटिक डीकोलोनाइज्ड स्टेट में होनी चाहिए। जैसे मैंने सबमिशन किया कि पहले 4 साल 14 अगस्त 47 से लेके अक्टूबर 51 तक, जब तक लियाकत अली खान की असैसिनेशन नहीं हुई, और दूसरा पीरियड जब वो ढाका फॉल के बाद 20 दिसंबर 71 को याहिया खान ने डिमिट किया और भुट्टो साहब ने एज सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर टेक ओवर किया, बाद में एज प्रेसिडेंट किया, बाद में एज प्राइम मिनिस्टर किया, टिल जनरल जियाउल हक केम ऑन 5 जुलाई 77। ये दो पीरियड्स को अगर हम निकाल दें तो आइदर एस्टेब्लिशमेंट हैज रूल्ड डायरेक्टली और एस्टेब्लिशमेंट हैज रूल्ड इनडायरेक्टली विद ए सिविलियन फेसाड, और वो उनकी डोमिनेंस जो थी उसका इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह हुआ, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड इंक्लूडिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेशंस विद इंडिया। सो ये एक पैरामीटर जो है वो हमें देखना पड़ेगा। और अगर हम इन डिटेल डिस्कस करें, वी कैन डिस्कस इंडो पाक रिलेशंस इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कीपिंग दिस बैकग्राउंड इन माइंड। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब प्लीज। नहीं, मैं तो कहता हूँ ये फैंटास्टिक कंपैरिजन है दो मुल्कों का। उसकी वजह मैं बताया करता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरे ख्याल से 3 बेसिक हैं। एक जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो प्रिंसिपल्स का जिक्र हुआ, उसके बाद कराची में जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कांग्रेस का एक ऐलान हुआ, और फिर पूना पैक्ट, वो तीनों को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, इलेक्शन करा लिए, और उसके बाद इंडिया में सिविलियन सुप्रेमेसी हमेशा रही है। एक्सेप्ट वो इंदिरा गांधी का एक दौर आया था, वो भी कोई आर्मी ने टेक ओवर नहीं किया, वो एक रूलर का प्रॉब्लम था, लेकिन इलेक्शन उसने करवाए और वो हार गई और नई हुकूमत आई। पाकिस्तान में तो जो सीट पे बैठ जाए वो कहता है ये 5 जनरेशन तक मेरे ही है, मैंने तो जाना नहीं है। और बिल्कुल सही है। एक और मैं ऐड कर दूं जस्ट टू दिस कि लियाकत अली खान सिविलियन जरूर थे, लेकिन उन्होंने भी कोई अपना इलेक्शन नहीं करवाया। भुट्टो साहब ने एक इलेक्शन करवाया, तो उस पर जब इतराज हुआ तो यानी उसके बाद इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी और जिया साहब आ गए। तो अब बिल्कुल सही है, आई एंटायरली एग्री विथ कौशिक साहब। आज इसीलिए तो बुलाया क्योंकि इनकी इतनी डीप स्टडी है। हमने तो वो की मोमेंट्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री करके भी बहुत रिव्यू किया डीपली। कौशिक साहब ने मुमकिन है उसके कुछ एपिसोड इनकी नजर से गुजरे हो, नहीं देखे आपने? अच्छा देखे क्या? जी जी कौशिक साहब, मैं ये सोच रहा हूँ, और ये पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे उसमें डेमोग्राफिक्स का पॉइंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इंडिया जब आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से, तो वहाँ तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिशंस इन प्लेस थी। व्हाट बिकेम पाकिस्तान was an entirely different thing। अगर जरा हम स्टेप बैक करें इन द 40s and 30s, यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी थी, यहाँ पे फ्यूडल स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और हमारे केपी में और बलूचिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइबल सेटअप था। सो दिस इज व्हाट वी रिसीव फ्रॉम द ब्रिटिश राज इन आवर शेयर ऑफ इट। तो इसलिए मेरी नज़र में जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें ये चीज अगर आप सामने रखें कि जो हिस्सा पाकिस्तान बना यूनाइटेड इंडिया का, उसकी रियलिटीज वर क्वाइट डिफरेंट, इफ नॉट एंटायरली डिफरेंट, दे वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव इन इंडिया टुडे। इंडस्ट्रियल बेस फॉर एग्जांपल, वी वर नॉट एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एट ऑल जो पाकिस्तान था। वी वर नॉट एन अर्बन सोसाइटी इवन। सो अगर ये चीजें अगर आप सामने रखें तो मे बी अगर हम कॉज एंड इफेक्ट स्टोरी के तौर पे देखें
because whatever happened after the creation of Pakistan, it was not just a coincidence of things. There was a background to it. सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जब ब्रिटिश हमारे पे राज कर रहे थे और 47 में टोटल इंडिया में 19 यूनिवर्सिटीज थी, 19 यूनिवर्सिटीज वर देयर इन इंडिया, और नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस वर 18, और इतने ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को ढाका यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर मिली, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस 3 मिल गए। डाउ मेडिकल कॉलेज कराची 45 में खुल गया था, किंग एडवर्ड्स लाहौर में था, और ढाका मेडिकल कॉलेज था। जी ठीक है। ये बड़ा बेसिक्स, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 2 यूनिवर्सिटीज, 3 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, इससे बेस स्टार्ट करके एक नेशन स्टेट क्रिएट करना, या 2 बड़ी मिल्स होना, एक डाली मियां की मिल होनी लायलपुर में, या एक ओकाड़ा में बिरला की सतलुज कॉटन मिल होनी, दीज आर, ये बड़ा मीगर बेस था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो इंडिया में टोटल 980 आईसीएस ऑफिसर्स थे जब आजादी मिली, और मेरे आर्टिकल्स हैं गूगल पे, आप देख सकते हैं, द मैन हु रैन द राज। ये मेरा हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, बाद में सर्कुलेट बड़ा हुआ ये 17 अप्रैल 2012 को, द मैन हु रैन द राज मेरे नाम पे, ये आईसीएस पे था, मेरी रिसर्च थी। तो उसमें 980 आईसीएस ऑफिसर थे जब आजादी मिली हमें, जिसमें से 468 ब्रिटिशर्स थे, 352 हिंदूज थे, 101 मुस्लिम्स थे, 25 इंडियन क्रिश्चियंस थे, 13 पारसीज थे, 10 सिख थे, 2 हम डिप्रेस्ड क्लासेस के थे, और 5 एंग्लो इंडियंस थे। लेकिन वो जो 101 मुस्लिम्स थे, उनमें से 95 ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान। उनमें से जूनियर मोस्ट जो थे वो जनरल जिया के वक्त फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर लगे, मद्रास प्रेसिडेंसी कार्डर के थे, 1944 बैच के आगा शाही, ही वाज फॉरेन एडवाइजर टू जनरल जिया, बाद में फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, आपके बैचलर थे वो, वैसे मद्रास प्रेसिडेंसी कार्डर था उनका। तो कहने का मतलब ये कि ब्यूरोक्रेटिकली जितने के इंडिया को ऑफिसर्स मिले, कंपेयरिंग द साइज ऑफ पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान को भी आईसीएस की बड़ी अच्छी मिली, पाकिस्तान को भी 80 के करीब। यस सर, आप कह रहे हैं? But as long as it lasted. Yes, as long as it lasted, obviously same here in India. But as a bureaucrat मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो बेनिफिट रहा, और डॉक्टर इश्तियाक ने इस पे अक्सर कहा है कि हमें, वी वर लकी इन द सेंस कि वी गॉट ए मैन ऑफ द कैलिबर ऑफ पंडित नेहरू। पहले 17 इयर्स हमें एक ऐसी लीडरशिप मिल गई जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर दी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी महाराजा कपूरथला की कजन राजकुमारी अमृत कौर, और वो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थे इंडिया की। 1947 में जो कैबिनेट बनी उनमें एक ही लेडी मिनिस्टर थे। अब आप उनका विजन देखो किस तरह से वो वर्क करते थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। न्यूजीलैंड के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, सम मिस्टर हिलरी, नॉट द हिलरी who went to Mount Everest, this was also some Mr. Hillary. He visited New Delhi, but इनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, 1953 की बात है, and he asked for some super speciality help. He was told कि मेडिकल कॉलेज है, यहाँ सुपर स्पेशलिटी का कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो he went back, sent $1 million as aid from a small country like New Zealand, and Rajkumari Amrit Kaur created India's first All India Institute of Medical Sciences in 1956 in Delhi. आज हमारे पास 25 All India Institutes of Medical Sciences हैं। चंडीगढ़ में भी एक PGI है, वो भी एम्स का लेवल है। मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 एम्स बना दिए, द सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट्स, जिनका लेवल ऑफ हेल्थ जो है वो किसी भी अमेरिकन टॉप यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। तो वो विजन देखो कि उन्होंने उस हेल्थ मिनिस्टर से, न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से एक एड लेके एक इंस्टीट्यूट बिल्ड किया। इसी तरह से आप पंडित नेहरू को देखो, व्हेन ही मेट इन 1961, कैनेडी को मिले, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया कि जी एक हमारे देश में आप मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरह एक इंस्टीट्यूट बिल्ड करो, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर क्रिएट हुआ 2000 एकड़ में जाके। इस तरह से ही उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके आईआईटी बनवाई दिल्ली में। आईआईटी सोवियत यूनियन ने खोली मेड्रास में। तो मतलब कहने का, सुपर पावर से, जर्मनी से आईआईटी बनवाई।
तो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए, जिनसे बच्चे निकल के, स्कॉलर्स निकल के आजकल वेस्ट में बहुत ज्यादा सीईओज बने हुए हैं। तो ये हम वी वर लकी, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि वी वर लकी टू हैव लीडरशिप ऑफ द लेवल ऑफ पंडित नेहरू। अब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अगेन एकेडमिक डिस्कशन। अब आप स्टोरी पाकिस्तान की लें, पहले 11 साल में 4 गवर्नर जनरल कम प्रेसिडेंट और 7 प्राइम मिनिस्टर्स, 4 गवर्नर जनरल्स एंड 7 प्राइम मिनिस्टर्स। 1958 में पंडित नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते हुए कह दिया कि आई डोंट चेंज माई क्लोथ्स सो ऑफन एज पाकिस्तान चेंजेस इट्स प्राइम मिनिस्टर्स। मैं तो अपनी जैकेट्स इतनी जल्दी चेंज नहीं करता जितनी जल्दी पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर बदल लेता है। एक चीज ऐड कर दूं कि इनमें से जितने भी थे एक भी इलेक्टेड नहीं था। ये भी कहें कि नन ऑफ दिस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स वर इलेक्टेड। यस, उनमें से 2 तो ब्यूरोक्रेट ही थे, अपॉइंटीज थे। हाँ, गुलाम मोहम्मद और चौधरी मोहम्मद अली तो ब्यूरोक्रेट ही थे, वो तो ब्यूरोक्रेसी से ही आए थे। वही ना। फिरोज खान नून एक बड़ा लैंडलॉर्ड था, इलेक्टेड कोई भी नहीं था, जैसे सर ने कहा है, बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये सर कि हमारी वी वर लकी दैट वी गॉट सच ए लीडरशिप जिसने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर दिए, जिससे डीकोलोनाइजेशन के बाद इंडिया के इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए, जो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से पाकिस्तान में बिल्ड नहीं हुए। अयूब खान आप देखिए, फरवरी 1928 में सैंडहर्स्ट से पास आउट था, रिसालदार मेजर का बेटा था, और वो जब उन्होंने टेक ओवर किया 1958 में, 1960 में उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल। तो पाकिस्तान में जो है वो डायरेक्ट आर्मी रूल 58 अक्टूबर से चला 69 तक। 69 में याहिया खां आ गया, वो 20 दिसंबर 71 तक। फिर वो भुट्टो साहब का पीरियड छोड़ दें, फिर 11 साल जनरल ज़ियाउल हक के, और उसके बाद इतनी वीक लीडरशिप थी। चाहे 2 टर्म्स बेनजीर रहे, 2 टर्म नवाज शरीफ रहे, विद ड्यू रिगार्ड्स टू देम, dominance of military establishment was always there, was very visible. वो अपने they were calling the shots. कौशिक साहब, distortion in the democratic setup आ गई। उस तरह से जो डेवलपमेंट थी वो नहीं हुई। और सबसे मेजर फैक्टर प्रोफेसर हसन जफर जो मैं कहूंगा वो ये है कि हम जो मर्जी फिगर्स दें, डिफेंस पे बहुत ज्यादा, जैसे आपने वर्ड का सिक्योरिटी स्टेट, जब सिक्योरिटी स्टेट बन जाती है, सर ने गैरिसन स्टेट बड़ी एक्सीलेंट बुक लिखी है। अब आप देखिए कि अगर 42 से 48% तक डिफेंस पे खर्च हो जाएगा किसी डेवलपिंग कंट्री का, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर तो बहुत थोड़ा रह जाता है। फिर वहां पे मेल न्यूट्रिशन भी होगी, लोग एजुकेटेड भी नहीं होंगे, उतनी डेवलपमेंट भी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में वीकनेस रह जाती है, और उसके फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये मेरी एक राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। 90s में जो आपने कहा वीक लीडरशिप रही, उसकी आपको क्या वजह क्या नजर आती है इस वीक लीडरशिप की? नंबर 2, आई विल कम टू द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स लेटर, आपके साथ के सामने रखता हूँ। इफ यू लाइक मैं यहीं पे रख देता हूँ, फिर आप इफ यू लाइक टू एड्रेस क्वेश्चंस टुगेदर। हमने ये देखा कि 1980s तक एंड टुवर्ड्स द 90s पाकिस्तान इकोनॉमी वाजंट डूइंग वेरी बैडली। पाकिस्तान में एक इंडस्ट्रियल बेस 1960s में बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएट हुई, दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट हुए। आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी यूईटी लाहौर है, जीआईके है, कराची में है, लम्स भी बनाए, आपके लम्स भी बनाए। yes, we have number of outstanding पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कायदे आजम यूनिवर्सिटी। so यहाँ तो सारा कुछ स्क्रैच से बिल्ड किया गया। So for that, I would like to give credit to the Pakistani leadership or the establishment or whoever was at the helm of affairs. So didn't do so badly. Things started to go wrong after the 90s, in my view. So that is why my question is कि ये जो 90s में, if you see that एक फसाद था civilian leadership का, and there was establishment somewhere in the backdrop. But they were in the backdrop at that time. लेकिन 90s का टाइम आप जरा उसको कैसे एनालाइज करते हैं? आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। सर उसमें देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, हमारी जो डेवलपमेंट हुई 60s में अयूब खान के वक्त, हमें बड़ी मैसिव एड और लोन्स मिले उस टाइम। और एक क्रेडिट आपकी लीडरशिप को भी जाता है कि उस टाइम अभी ब्यूरोक्रेसी वो वाली थी जो इंडिपेंडेंस से पहले रिक्रूट हुई थी। उस टाइम वो एथिकल स्टैंडर्ड्स उस तरह के थे, कोई करप्ट
करप्शन का किसी पे एलिगेशन नहीं था। ब्यूरोक्रेटिक, द ब्यूरोक्रेट्स वर वेरी एफिशिएंट, एफिकेशियस। जो 90s में हुआ, जब जनरल जियाउल हक का डेथ हुई और उसके बाद बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई, अब आपको पता है उस टाइम जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उन्होंने, और उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट ने, फॉरेन मिनिस्टर हमने लगाना है, फलाना मिनिस्टर हमने लगाना है, यानी उन्होंने इतना ज्यादा इंटरफेरेंस उनकी थी। और किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में तो आपके सिविलियन प्राइम मिनिस्टर का मतलब ही नहीं है, ये मतलब वो तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। तो इतनी ज्यादा उनकी इंटरफेरेंस थी कि हम कह सकते हैं कि हाथ बंधे हुए थे। बट इसके साथ ही, विदाउट नेमिंग एनीबडी, जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है कि वो कितने एथिकल स्टैंडर्ड्स अपने रखती है, वो भी बड़ा जरूरी होता है। अगर वो अपने आप को क्लीन रखते हैं और अपने साथ जो लोग रखते हैं वो भी, उनको ये कन्वे होता है कि दे हैव टू रिमेन क्लीन, तो भी काफी हद तक जो बजटरी एलोकेशंस हैं वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए खर्च हो जाती है। अगर समहाउ और दी अदर हेड ऑफ स्टेट खुद इन्वॉल्व हो जाए, या उनका हस्बैंड इन्वॉल्व हो जाए, या कोई और इन्वॉल्व हो जाए, और फिर वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जिससे जो नीचे वाले मिनिस्टर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो भी कहते हैं कि यहाँ फ्री फॉर ऑल चला हुआ है, तो दे ऑल्सो मेक हे वाइल द सन शाइन्स, विद द रिजल्ट के वो सारा जो है वो एक परवर्ट हो जाता है, सिस्टम उल्टा हो जाता है। तो उस जमाने में थोड़ा सा, जो नेम्स मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो दो टर्म्स मिली उसमें ज्यादा इफेक्टिवनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और ही तरफ क्लैशेस चलते रहे। जैसे प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट से क्लैश हो गया, आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों रिजाइन करो, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों छोड़ो, द आर्मी चीफ इंटरवीन्स। तो इस तरह की जब डिस्टॉर्शंस आ जाए, शॉर्ट टेन्योर्स हो, 2 साल की, पौने 2 साल की, 2 साल की टेन्योर मिले, तो उसमें भी आप यू आर इंडल्जिंग इन, हमने विटनेस किया है, जहां तक ये मेरी जहां तक समझ काम करती है इस मामले पे, कि ये जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पे एस्टेब्लिशमेंट ने फ्री हैंड नहीं दिया बेनजीर भुट्टो साहिबा को, और बाद में फिर एनी सक्सेसिव सिविलियन रूलर, उसकी एक शायद वजह, आई मीन मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने राजीव गांधी साहब के साथ जब उन्होंने कुछ मामलात किए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के हवाले से और खालिस्तान लीडर्स के हवाले से, उन्होंने लिस्ट एक्सचेंज की थी रिपोर्टेडली, हम इसको एडमिट नहीं किया है कभी पाकिस्तान में किसी ने, बट रिपोर्टेडली, एंड इट वाज परहैप्स आफ्टर दैट द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट स्टॉप्ड giving them any free hand in the matters of foreign affairs, because एक 71 का वाकया बैकग्राउंड में है, it is lurking every minute, no matter how much you want to avoid it, but it is always there. एक वो जो उसके बारे में एक sentiments थे, so any civilian ruler who wanted to have a decent or friendly relations with India, उसके बैकड्रॉप में वो चीज हमेशा नजर आती है। How do you see this? Sir, there are certain things and as a officer I have certain limitations, पर मैं आपकी एक बात को जरा एंडोर्स करूंगा कि देखिए, जब फ्री हैंड ना हो सिविलियन लीडरशिप को, जैसे मैंने बिल्कुल बिगनिंग में कहा है कि सर्टन नो गो एरियाज बन जाएं, कि ये एरियाज जो हैं ये सिविलियन लीडरशिप का डोमेन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, न्यूक्लियर पॉलिसी हो गई। अब तो आप देखिए कि इवन फाइनेंस में, प्रेस एंड टीवी में, इंफॉर्मेशन में, जुडिशरी में इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है कि मैं कई बार इट सेंड्स शिवर्स डाउन माय स्पाइन के कौन से एरियाज रह गए हैं सिविलियन लीडरशिप के लिए, उनके लिए तो ज्यादा एरियाज ही नहीं, ज्यादा स्पेस ही नहीं रहा सर। कि हम हर स्टोरी को कॉज एंड इफेक्ट स्टोरी के तौर पे देखते हैं। जैसे आई हैव listed some causes at the very outset ke what became Pakistan, or let's see now. Yes, cause or effect story में भी I think you can't blame India for the breakup of Pakistan. Election पाकिस्तान में हुआ, जो रिजल्ट था डेमोक्रेटिकली उसकी मुताबिक अवामी लीग को हुकूमत नहीं दी गई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के असूलों के मुताबिक, डेमोक्रेसी जनरली के असूलों के मुताबिक जिसके पास मेजॉरिटी है उसको हुकूमत बनाने दो। हुकूमत जब नहीं बनी तो मिलिट्री एक्शन हुआ, मिलिट्री एक्शन हुआ तो रेजिस्टेंस हुई,
उसके बाद इंडिया ने मुफ्ती बहिनी को सपोर्ट किया। उनकी आर्गुमेंट है कि जी 10 मिलियन लोग आ गए थे, ये है। लेकिन आप अगर देखें 1965 वॉर के वक्त अगर इंडिया चाहता, दे कुड जस्ट वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान। हमारी तो वहां पे वो डिफेंस प्रेपरेशन थी कोई नहीं, शायद 4 एक ब्रिगेड थी बटालियन सर, ओनली 1 ब्रिगेड। एक ब्रिगेड था वहां पे। तो इंडिया डिड नॉट, क्योंकि लोग जो है वो अभी पाकिस्तान में यकीन रखते थे। 71 में अगर आप मिलिट्री एक्शन कर दें और आप लोगों को मारना शुरू कर दें और वो आपके खिलाफ हो जाए, तो मसला तो पाकिस्तान ने शुरू किया है ना। बाद में जंग हुई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि पाकिस्तान टूट गया, ये मैं मानता हूँ। ये नहीं, हम उसमें इंडिया को ब्लेम नहीं कर रहे, वी आर नॉट। नहीं, लेकिन आपने ब्लू स्टार की बात की है ना। नहीं, मैं सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में उस वक्त प्रिवेल कर रहा था। ये इट वाज इन द बैकड्रॉप रिगार्डलेस ऑफ हु वाज रिस्पांसिबल, बट द सेंटिमेंट आई डोंट थिंक कि जब बेनजीर ने अगर वो लिस्ट दी थी तो कोई पाकिस्तान में उसके खिलाफ इसके लिए लोग हो गए थे। नोबडी इवन न्यू के ये क्या बात है, हमने तो कभी कहा नहीं। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में लोग खिलाफ हुए थे उनके, और ये अखबारात में बहुत आई थी बात, और इसमें अब रिपोर्टेडली जिनका क्या वाकई हम ब्लू स्टार में इन्वॉल्व थे? क्या आप ये कह रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग दैट। तो फिर ये अगर कोई लिस्ट दी थी और उससे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो जाते तो आज ये सारा सिलसिला ही ना होता, ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू हो जाती। बेनजीर ने कोई पाकिस्तान की फॉरेन सीक्रेट्स तो नहीं ना दिए, बल्कि जो ये अगर ब्लू स्टार वाले लोग वो क्या कहते हैं खालिस्तानी यहाँ पे थे, तो अगर लिस्ट दी अवल तो ये प्रूवन नहीं है, लेकिन अगर दी भी है तो इट वाज अ स्टेप इन द डायरेक्शन के भाई दोनों तरफ अब हमने ये नहीं करना। तो मैं तो उसे पॉजिटिवली रहता हूँ। सीक्रेट रिवील नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे अखबारों में छपा था मैं तो वही बात कर रहा हूँ। हमारे अखबार क्या नहीं करते रहे? मैंने इन सब अखबारों को देखा है, इन्होंने हर जाबर को, हर आमरीत को इन्होंने वेलकम किया, इंक्लूडिंग डॉन जो आजकल बड़ा डेमोक्रेसी का है। आई कैन कोट यू फ्रॉम गैरिजन स्टेट बुक, जब इन्होंने अयूब खान ने किया है तो इन्होंने कहा कि अल्लाह है सेव्ड पाकिस्तान। ये सारा इनके अपनी, इन्होंने हर वो हुकूमत जो अनडेमोक्रेटिक है उसको सपोर्ट किया है। हमारे प्रेस ने एक कभी पाकिस्तान टाइम्स आवाज उठाता था, बाद में वो फ्राइडे टाइम्स में कभी बात हो जाती है, वरना मेन स्ट्रीम जो है वो तो बस ऐसे ही है। बट यू लुक एट द इंडियन, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि कौशिक साहब इज एब्सोल्युटली राइट। ये पाकिस्तान ने इट हैज बीन शूटिंग इन इट्स ओन फुट। मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे अगर हम इस इशू को छोड़ दें, अब हम ये बात करें कि व्हाट कैन वी डू टू ब्रिंग आवर पीपल टुगेदर। मैं एक बात करना चाहता हूँ, कौशिक साहब ने 4 दफा पाकिस्तान से स्कूल कॉलेज के बच्चे बुलाए और उनको सारे वो सार्क के तहत वहां पे उनकी टॉक्स करवाई, उनकी सैर करवाई। तो ही इज बीन डूइंग व्हाट एन एनलाइटेंड सिविल सर्वेंट शुड डू टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। पाकिस्तान में कहाँ हुआ है ऐसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब इंडिया जाता हूँ मुझे हायर लेवल पे बुला लेते हैं वो जो इनके इंस्टीट्यूट है, वो कहते हैं कभी किसी इंडियन को भी बुलाया करो जब वो पाकिस्तान में किसी भी जगह, एक यूनिवर्सिटी में नहीं बनाते यार। देयर इज नो कंपैरिजन। हाँ कौशिक साहब आगे कैसे चले जरा, ये जो डॉक्टर साहब ने ये पॉइंट किया वो। देखिए सर, ऐसा है, इसमें हमें थोड़ा सा 1-2 चीजों के लिए थिंग्स नीड टू बी आइदर रीसेटल्ड और रीओरिएंटेड। जी, वो इस तरह से है कि बेसिकली हमारी जो लीडरशिप यहाँ कई बार फील करती है, और मेरा ख्याल है कि ये काफी सालों से चल रहा है, कि आपके जो सिविलियन लीडर्स हैं उनके पास क्या एक्चुअली पावर है भी कि नहीं। उनके पास पावर है विज़ इंडिया टू डिसाइड समथिंग। अगर उनके पास पावर है तो बहुत अच्छा है, और अगर उनके पास पावर नहीं है तो फिर पावर तो किसी और के पास है, जिनको कई बार आपके डिस्कशन में
महकमा ज़राअत, खलाई मखलूक, भाई लोग और चौधरी निजामुद्दीन और पता नहीं क्या क्या नाम वो यूज करते हैं। वो अब मैं तो क्या कहता अच्छा लगता हूँ, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के पास अगर पार है तो फिर सिविलियन लीडर से इंटरेक्ट करके क्या फायदा, अगर फाइनल जो वीटो है वो उनके पास है। सो ये एक डिलेमा जो है इंडियन टॉप ब्यूरोक्रेसी और इंडियन लीडरशिप को बड़ा फेस करना पड़ता है। एक पॉइंट पार जो है वो है कहां पे, that needs to be very clear कि वो beyond a point सिविलियन लीडर तो शायद डिसाइड ही नहीं कर सकते कुछ इश्यूज, और स्पेशली रिलेशंस विद इंडिया। अब आप देखिए, अगर हम थोड़ा सा पिछले 25 साल में ही जाएं, मिस्टर वाजपेयी जब गए कितने फैन फेयर से गए, एंड ही वाज वेरी सिंसियर। उन्होंने यहां से एक्टर्स भी लिए, कुछ ऑफिसर्स भी गए उनके साथ, एंड ही हैड ऑल द गुड होप्स। 3 महीने नहीं निकले एंड देयर वाज एम्बैरेसमेंट मिस्टर वाजपेयी को। उनको उसके बाद कभी हौसला ही नहीं हुआ नेक्स्ट 5 साल में कि कभी बात कर सके। हालांकि फिर भी वो विजिट तो किए 2004 में, लेकिन वो बात, वो गर्मजोशी जो थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल। तो उसके बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो अपने 10 साल के टेन्योर में कभी विजिट ही नहीं किया उन्होंने। मिस्टर मोदी एक बार विजिट किए हैं दिसंबर 25 2015 को। तो कहने का मेरा मतलब ये भी, इंडियन लीडरशिप थोड़ा सा ये भी देखती है कि इनके पास एक्चुअल पावर है भी कि नहीं, और असल पावर जो है जिनके पास है उनसे कैसे इंटरेक्ट किया जाए, उनको कैसे एंगेज किया जाए। वो तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में ही थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो सकती है उनके साथ, डायरेक्टली तो यू कांट डील विद देम। मेरा ख्याल है कि मेरा पॉइंट आप जो है मतलब इस चीज को, दिस इज ए मेजर इशू। जो सेकंड है वो ये है कि एक इंडिया ने शुरू से कहा है, और मेरा ख्याल है वो अभी भी इंडियन हमारी गवर्नमेंट का पॉलिसी भी है, कि थोड़ा सपोर्ट टू स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म जो है वो भी थोड़ा, दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। वो बहुत ज्यादा, उससे फिर वो टॉक्स और वो चीजें आपस में पैरेलल नहीं चल सकती जी। तो विदाउट एम्बैरेसिंग एनीबॉडी, मतलब ये कुछ फैक्टर्स जब तक क्लियर नहीं होते या सेटल नहीं होते तब तक वे फॉरवर्ड नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। 2008 की बात है, इंडियन ब्यूरोक्रेट पोस्टेड इन इस्लामाबाद एम्बेसी टोल्ड मी कि इस साल यानी 2008 में 1,85,000 पाकिस्तानीज को हमने वीजा दिया, और उसने ये मुझे बताया, और 10 दिन बाद ही बॉम्बे अटैक्स हो गए। एंड आई वाज अटेंडिंग ए सेमिनार, यहां पे शाह महमूद कुरैशी आए हुए थे एज फॉरेन मिनिस्टर, वो उसी दिन शाम को वापस चले गए। ही वाज अटेंडिंग ए सेमिनार, यहां पे सेमिनार हो रहा था एक उनका, शाह महमूद कुरैशी वाज इन चंडीगढ़ एंड ही वाज लेक्चरिंग हियर। लंच चल रहा था उनका जब खबरें आ रही थी कि बॉम्बे में अटैक्स हो गए। मुझे पता है वो हरिडली बेचारे वापस आए थे, सारे हरिडली वापस आए, दैट्स द राइट वर्ड। नो, हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके बाद वीजा रिजीम इतना टाइट हो गया कि इतने सिक्योरिटी हैसल्स आ गए बीच में कि वो जो 1,85,000 वाली फिगर तो मेरा ख्याल है फिर 5 साल में भी पूरी नहीं हुई होगी। तो अब वो किसने करवाया? रोग एलिमेंट्स थे या प्लान्ड पॉलिसी थी? सिविलियन लीडरशिप की कंसेंट थी या नहीं थी? कौन इन्वॉल्व था, कौन नहीं था? सो दीज थिंग्स, तो थोड़ा सा द टेररिज्म पार्ट आल्सो नीड्स टू बी कंट्रोल्ड सो दैट गुड नेबर्स सुनते मैं जरा ज्यादा समझना चाहूंगा इस मैटर को, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा हो रही है और परहैप्स ये मेजर रोड ब्लॉक है ये आगे चलने में, ये टेररिज्म का। सो लेट्स डिस्कस इट। जो इस वक्त जो है पाकिस्तान की सूरत, क्योंकि डॉक्टर मैं तो इस मुल्क में मौजूद हूँ पिछले 8 साल से तो कम से कम मैं हूँ, एंड आई हैव सीन दिस सेंटीमेंट। तो मेरे ख्याल है उधर के सेंटीमेंट हमें पता चले, यहाँ के वहां पता चले, तभी कोई रास्ता आगे निकलेगा। जो यहाँ पे एक मोदी साहब की गवर्नमेंट को लेके जो हमें जो इफ यू लाइक टू से कि जो जरा पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग थे, उनके लिए एक सेटबैक की सूरत हाल आई कि हम देखते थे कि हमारे लिए एक देयर वाज समथिंग टू लुक अप टू। जब हम इंडिया को देखते थे कि एज अ लिबरल डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, जब वहाँ पे जरा एक हार्ड लाइनर्स की बात आई तो उससे वो चीज़ भी शैटर हुई।
it in a way endorsed the two nation theory in many ways. जैसी भी इस वक्त गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसी हमारे जैसे हमें नजर आ रही है, आई डोंट नो कि वो हमें जो आ रही है वो किस फिल्टर से होके नजर आ रही है, बट यस द वे इट अपीयर्स टू अस कि वो टू नेशन थ्योरी को एंडोर्स किया गया। लेट मी इस पे मुझे बोलना पड़ेगा, आई थिंक यस अगली बात भी का साथ कर लूं, फिर आप आराम से उसको दो। कौशिक साहब पहले बोल रहे हैं, चलें आप बताएं। नहीं सर, आप पहले, आपके व्यूज ज्यादा है, आप कहिए, फिर उसके बाद आई विल ज्वाइन। जी प्लीज। तो बस प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, जब मैं लास्ट ईयर आया था पाकिस्तान, तो जितनी मेरी पब्लिक मीटिंग्स हो रही थी उसमें यही सवाल आ रहा था कि देखा नरेंद्र मोदी ने जो कर रहे हैं, तो जिना वाज राइट। तो शुरू में मुझे नहीं समझ आई कि हाउ शुड आई हैंडल इट, लेकिन जब कराची के अंदर रिटायर्ड पाकिस्तानी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट सीनियर वो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो तब भी किसी ने ये सवाल किया। मैंने कहा सुनो, जिना साहब ने तो कहा था कि मैं 2 करोड़ मुसलमान अपना उनको शहीद कर दूंगा एंड आई विल गेट देम स्मैश्ड टू गेट 7 करोड़ लिबरेटेड फ्रॉम द रूल ऑफ हिंदू कांग्रेस। तो मैंने कहा अभी तो 2-3 हजार मुसलमान ही मारे गए हैं। और दूसरी बात, मैंने कहा जिना साहब ने जो बात की कि इस पाकिस्तान क्यों चाहिए, कि इस्लाम खतरे में है और मुसलमान खतरे में है, मैंने कहा इजराइल भी इसी प्रिंसिपल पे बना है। वहां पे लॉ है कि एनी जू कैन कम एंड सेटल बिकॉज दिस इज द स्टेट क्रिएटेड फॉर जूस। तो मैंने कहा जब स्टेट ही पाकिस्तान की बनी थी मुसलमानों के लिए, तो फिर लेट्स ओपन द डोर्स फॉर द इंडियन मुस्लिम्स, जिन पे हम कहते हैं कि बहुत हमले हो रहे हैं। दे हैव अ राइट टू सीक रिफ्यूज इन पाकिस्तान। उसके बाद मैंने देखा कि वो सवाल गायब ही हो गया, किसी ने मुझे उसके बाद पब्लिकली नहीं पूछा। एक और बात कर दूं, जब भुट्टो साहब गए हैं 72 में शिमला में अपना इंदिरा गांधी को मिलने के लिए, तो आर्मी का एक मेमोरेंडम था कि ये चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं माननी। उनमें से एक थी कि जो बिहारी हैं उनकी रिपेट्रिएशन टू पाकिस्तान विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और ये वो इंडियन मुस्लिम है जो 47 में अपना घर छोड़ के ना ईस्ट पाकिस्तान जाके सेटल हुए थे और 71 की जंग में पाकिस्तान की तरफ से लड़े थे बंगालियों के साथ। उनको तो हम कबूल करने को तैयार नहीं है। तो 2 नेशन थ्योरी जो जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना है वो कंफर्म्ड हो रही है, बट नॉट द कंक्लूजन व्हिच इज ड्रॉन इन पाकिस्तान, बट इन डिस्ट्रॉइंग the basis of democracy in Pakistan and now creating a basis in India to make use of the two nation theory for their own interest. वरना जब तक जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह तक की हुकूमत थी, तो it was a very different, बल्कि वाजपेयी साहब तक they were willing to go out of the way कि पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए। अब जो चेंज आया है इसमें भी पाकिस्तान की ये टेररिज्म का बहुत बड़ा रोल है और इसकी बुनियाद तो 2 नेशन थ्योरी है ना। अगर जवाहरलाल नेहरू और पटेल मिलके 35 मिलियन मुसलमान वहां से निकाल देते, एक मुसलमान वहां ना बचता, तो फिर हम देखते कि पाकिस्तान। लेकिन अगर वो ये ऐसा करते तो फिर तो कांग्रेस का अपना ही सारा नैरेटिव फ्लॉप हो जाता। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान में ये बात है 3 जून 1947 की पार्टीशन प्लान के मुताबिक आफ्टर पार्टीशन had taken place 21% of the population of West Pakistan should have been Hindu and Sikh, but by December 1947 all of them had run away to save their life and only 1.6% were left in Sindh interior. आज भी हिंदुओं की परसेंटेज पाकिस्तान की पॉपुलेशन में वही 1.6 1.7 है। वहां पे जो 9.8 छोड़ आए थे हम, उनकी पॉपुलेशन अब 15% हुई है। तो whose record is better? 18% एक्चुअली। कौशिक साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये थोड़ा सा मेरा व्यू, मैं सर की बात को प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की एंडोर्स करता हूं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो मैं थोड़ा सा मेरा व्यू डिफरेंट है
जी। लेकिन जहां तक आप कोई इंसिडेंट वगैरह की बात कर रहे हैं, एज एन ऑफिसर मैं आपको बताता हूं कि ये एग्जैजरेशंस और कंकॉक्शंस बहुत ज्यादा है। माउंटेन्स आर क्रिएटेड वेयर इवन मोल हिल डजंट एग्जिस्ट। माउंटेन्स आर क्रिएटेड। कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन मैं गॉड बी दी विटनेस, मैंने ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के अगेंस्ट नहीं देखी, और कोई पिछले 10 साल में ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। कुछ अगर कहीं कोई इंसिडेंट हुआ है, इट्स ए बिग कंट्री, तो इट इज इमीडिएटली कंट्रोल्ड बाय आवर ब्यूरोक्रेसी, आवर ऑफिसर्स। कोई ऐसी गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लियर कि कोई किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की या कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दी ऑर्डर्स आर वेरी क्लियर। अब छोटी सी बात को कोई कंकॉक्ट करके, कोई कहीं इंसिडेंट किसी जगह रिमोट कॉर्नर में हो जाए, उसे फ्लेयर अप करके इतना बड़ा एग्जैजरेट कर दिया जाए, तो उसका तो देखो कोई एंड नहीं है। इतना इट्स अ बिग कंट्री विद डाइवर्स पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम कहें कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है या कोई गवर्नमेंट ने प्लान्ड वे से कुछ किया है, एब्सोल्युटली नथिंग। गवर्नमेंट इज, जैसे डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने कहा, जैसे पहली गवर्नमेंट्स थी उसी तरह से गवर्नमेंट रन कर रही है। वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी तरह के ही ऑफिसर्स वहां डील कर रहे हैं। और हमेशा गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई कम्युनल फ्लेयर अप नहीं होनी चाहिए, और कहीं होनी भी नहीं दी, कोई भी नहीं होने दी। और कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ इज देयर आर कोर्ट्स, देयर इज ब्यूरोक्रेसी। और अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट कभी हो जाता है इतने बड़े देश में, तो उसे एग्जैजरेट करके अगर कोई दिखाता है, तो फिर उसके अपने मोटिव्स हैं, ना कि कोई कंट्री की कोई ऐसी पॉलिसी। मैं उस पे मेरा ये मैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर डॉक्टर साहब का और आपका भी। बट मेरा पॉइंट ये था कि जिस भी फिल्टर से ये चीज आ रही है हमारी तरफ, from that lens now it appears so, it may not be so in reality, but it appears so on this side, and therefore इससे जो हमारे यहाँ एक वो प्रो डेमोक्रेसी एक वॉइसेस थी, उनको उनके ऊपर एक धचका लगा है ये होने की वजह से। औपचारी डेमोक्रेसी वाली जुबान आवाजें जो हैं पहले भी कॉर्नरडी थी, मार्जिनल थी, सर जितनी भी थी, इससे उन्हें धचका लगा, ये मान लिया, जी मान लिया। सर वो अमेरिकन, हम फैक्ट्स को डिबेट नहीं कर रहे, बट नहीं, प्रोफेसर हसन जफर वो अमेरिकन जर्नलिस्ट था ना एक, अलेक्जेंडर पोप, जो ये कहता था कि अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो आपके कुछ लोगों को अगर कोई इस तरह की नॉलेज मिलती है, तो वो लिटिल नॉलेज है, वो करेक्ट नहीं है। द पिक्चर इज नॉट करेक्ट, एग्जैजरेशंस आर देयर, देयर इज ए प्लान प्रोपेगेंडा, बट अदरवाइज कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की। अप्रैल की शुरू में मैं आया हूँ, और इंडिया में जहां जहां मैं गया हूँ, मैंने अजान सुनी है देते हुए लोगों को। वादियों के अंदर छोटे छोटे इलाकों में भी होती है, मसूरी में भी ऊपर पहाड़ों के मैंने देखा है। तो मुसलमानों के साथ कोई ऐसी सिस्टमैटिक नहीं है, इंसिडेंट होते हैं, कौशिक साहब शायद उन्हें नोट नहीं करते, लेकिन आज के दौर में बढ़ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा काम है कि लोगों को समझाना कि ये जो हो रहा है इसमें हमारा क्या रोल है। हमने जब बॉम्बे वो वाला करवाया वहां पे, तो उसका हिंदुओं में कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसकी कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं बनेगी। सर वो दैट इज नॉट इवन द क्वेश्चन। जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आई एम एक्सप्लेनिंग कि हमारी जो परसेप्शन यहाँ पे है वो आपकी दुरुस्त है, लेकिन वी हैव टू इंटेलेक्चुअलाइज इट। हमारे आप बॉम्बे का इंसिडेंट कह रहे हैं या जो नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया है, उसकी हमारे पास पाकिस्तान में टोटल एविडेंस जो है वो आपकी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। यू नो व्हाट आई मीन? ये कौन सी किसी इंडिपेंडेंट कंट्री ने या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ने करके किया है? मैं तो बता रहा हूँ कि द वे थिंग्स आर लुक्ड एट नहीं यार, बात सुनो, लेट मी, यू नो, दिस इज नॉट फेयर। जब ये कसाब को पकड़ा इन्होंने, तो हमारे जर्नलिस्ट गए थे, और मैंने खुद वो अपना टेलीविजन पे देखा है, उसके गांव में जाके उसके बाप को पूछ रहे हैं, वो कहते हैं हाँ ये मेरा बेटा है। अब तो हम कहते हैं ये तो पाकिस्तानी नहीं है, हमें तो झूठ बोलने की, वी लिव बाय डिनाइंग ट्रूथ। और बाय द वे कसाब वाज फाउंड गिल्टी, पूरा कोर्ट तक उसने अपील किया, एंड देन ही वाज हैंग्ड। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हमारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। दिस इज अनफेयर, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। ओके, चलिए ये डिबेट हम यही देते हैं। लेकिन दूसरा जो टेररिज्म का क्वेश्चन है,
जो पाकिस्तान में ये सी पैक जब स्टार्ट हुआ 2014 में, और इस पे इंडिया की एक ओपन स्टेटेड पॉलिसी थी, वो बातें तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि वी विल नॉट लेट इट वर्क। और उसके बाद जो बीएलए और दूसरे प्लेयर्स एंड व्हाटएवर हैपेंड, तो यहाँ इसका जवाब आप दे दीजिए। इसका जवाब दें, क्या इंडिया की डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी सीपैक को हम काम नहीं करने देंगे या क्या है? नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। ये किसने कहा है? आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी सच स्टेटमेंट बाय एनी इंडियन लीडर। आई हैव नॉट सीन दैट। आई हैव नेवर कम। आई हैव नॉट सीन दैट। देयर इज नो डिक्लेयर्ड पॉलिसी, लेकिन एन इंडियन हैंड इन बलूचिस्तान प्रमोटिंग टेररिज्म आई डोंट ओवररूल। मैं कहता हूं हो सकता है। आई प्रोफेसर साहब, आई डिनाई दैट। मेरा ख्याल है ऐसा कोई नहीं है। और ये जो है आप डिनाई, मैं कहता हूं कि आई एम नॉट ना डिनाई कर रहा हूं ना कंफर्म कर रहा हूं। मैं कहता हूं आई कैन नॉट ओवर रूल दैट, बट आई वुड से कि इफ देयर इज एन इंडियन हैंड, तो वो यही है कि वी क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडियंस इन कश्मीर, दे maybe are using it in Balochistan, so the only solution is I both. don't think India has any hand in Balochistan or anywhere. ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका है, मेरा भी तो एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ जी। तो अब सर देखें, ये है सिचुएशन कि जाहिर है कि दोनों साइड जो हैं वो ब्लेम्स जो भी है वो डिनाई करती है। मैं तो आउटराइटली कह रहा हूँ कि ओके, जो भी हुआ इस तरह, तो अगर पाकिस्तानी एजेंसी किसी भी इंडियन को बुला के वो उससे कुछ पैसे दे के कुछ करवा ले इस मुल्क में, और फिर हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वो करते प्रोसीजर, सो थिंग्स आर वी ऑल नो कि वो सारी अजमल कसाब जो था, ये चीजें कैसे मैनेज हो सकती हैं, कैसे ये सब कुछ कराया जा सकता है। इट्स नॉट अ सीक्रेट एंड नॉट अ बिग डील आइदर। द थिंग इज कि इस डिबेट को किस पॉइंट पे लाके खत्म किया जा सकता है और इस सारी सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज वेयर वी आर स्टैंडिंग। जी सर, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी, एंड वी हैव टू लिव लाइक गुड नेबर्स, एज मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी यूज्ड टू से कि वी कांट चेंज नेबर्स। तो वो एज गुड नेबर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सेंटिमेंट्स, and only then we can progress, though it will be slow, but in the long run for the next generations we should live in a good environment. हम एक अच्छी environment छोड़ के जाएं, बजाय इसके कि जो bitterness चलती रही। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखें, पंडित नेहरू 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के लिए आए, तो वहां वन ऑफ दी एक साइड लाइंस पे उन्होंने एक अयूब खान को मेंशन किया कि हमारा जो मार्टियर्स थे जिन पे डॉक्टर इश्तियाक अहमद बोल रहे थे, भगत सिंह लुधियाना के लायलपुर के थे पीछे से, फिर लुधियाना में उनकी बैकग्राउंड थी, सुखदेव थापर, और एक पूना के थे शिवराम राजगुरु। ये तीनों को हैंग किया था उस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। तो इनको जो एक पंजाब पुलिस के डीएसपी थे कसूर में, सुदर्शन सिंह, उन्होंने लाके वहां पे गंडा सिंह वाला विलेज में सतलुज के किनारे जला दिया, एंड देयर हाफ बर्न्ड बॉडीज वर थ्रोन इनटू सतलुज। और उसमें ऐड किया जाए, क्योंकि उस पीरियड को मैंने थोड़ा स्कैन किया है, एक ब्रिटिश रेजिमेंट थी, ब्लैक वॉच रेजिमेंट, उनके कोई 30-40 सोल्जर्स को भी वो 2-3 ट्रक्स में साथ लेके आए थे। और कसूर से उन्होंने एक पंडित जी और एक ग्रंथी था, उसको ले लिया था उन्होंने, नत्था सिंह ग्रंथी, कसूर की गुरु सिंह सभा से, और एक जगदीश पंडित को फॉर रिलीजियस सेरेमनीज पर। वो तो बीच में ही उनको हाफ बर्न्ड बॉडीज वर थ्रोन आउट। अब वो विलेज जो रेड क्लिफ लाइन के मुताबिक चला गया पाकिस्तान में, तो पंडित जी ने मेंशन किया फील्ड मार्शल अयूब खान को कि विजा विज आपको कोई और एरियाज दे देंगे, आप ये हमें दे दो। एंड अल्टीमेटली दैट एक्सचेंज टुक प्लेस, और वो जो उनकी क्रीमेशन का एरिया था वो इंडिया को दे दिया, और उसके एज ए क्विड प्रो को और एरिया ले लिया। आजकल हम इस तरह के रिलेशन है, ये सोच ही नहीं सकते कि कभी ये हमारी लीडरशिप मतलब इस तरह इंटरेक्ट करती थी उस टाइम। आज से कुछ 6-7 साल पहले पाकिस्तानी एक फिल्म आई थी, मैं अपने इंडियन देखने वालों को खास तौर पे ये वाकया सुनाना चाहता हूँ कि वो सेंटिमेंट्स और वो फीलिंग्स और वो परसेप्शंस कैसे प्ले करती हैं और उन्हें हम कैसे ठंडा कर सकते हैं। दिस इज वन एग्जांपल। तो वो फिल्म हम देख रहे थे कौशिक साहब, और उसमें देवर इंडियन पायलट्स एंड पाकिस्तानी पायलट्स, और वो जाहिर है जंग वंग हो रही है और ऐसी राइवलरी चल रही है। फिर वो दोनों जो इंडियन एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स
कॉमन ट्रेनिंग पे दुबई जाते हैं. नाउ व्हेन दे आर इन दुबई इन अ डिफरेंट लैंड, दे आर सिटिंग टुगेदर हैविंग लंच एंड गपशप कर रहे हैं. एंड माय सन सेड, इज अरुण अ फ्रेंड नाउ? Arun was the Indian pilot. It was unthinkable for him, or it horrified me कि मेरा ये छोटा सा बच्चा, he is harboring such strong sentiments. Today, the same child, now he is grown up, he was talking to Amit ji. He showed उनको दिखाया, मैंने कहा ये जो अमित अंकल है इनके साथ बात करो. I am happy that he has grown out of that mindset. That's the best way to You see, people to saying people. कि This is the whole thing. आपकी तरफ perceptions हैं, आपकी तरफ perceptions हैं, हमारी तरफ भी वो perceptions हैं. So when you only entertain your perceptions and the way things appear to you, और उनका जवाब जब तक चाहते रहेंगे, ये मामला नहीं ठीक होएगा. आपकी perception हम समझ रहे हैं, हमारी perception आप समझें. जो the way things, मैं facts की बात नहीं कर रहा हूँ. I don't even want to debate facts कि कितना हुआ था, ये सही था, अजमल का साथ था कि नहीं था. Forget about it. Perception को ठीक करने की जरूरत है सर. हमारे लेंस से आप कैसे दिख रहे हैं, आपके लेंस से मैं कैसे दिख रहा हूँ. And that is why this dialogue is important for me, क्योंकि आपके लेंस से मैं कैसा दिख रहा हूँ मुझे पता तो चले. So thank you very much for telling me that. If there is anything wrong on my side, I should correct it. That's right. Absolutely. So that is why I think that this discussion is very important. जी डॉक्टर साहब, कौशिक साहब, आप काइंडली अपने जो भी आप कहना चाहें. सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है और डॉक्टर साहब ने भी इस पे बिल्कुल ठीक उनके व्यूज हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि एज गुड नेबर्स वी हैव टू लिव एंड लेट लिव, एंड आगे हमने अगली सेंचुरी में, आगे अगले ईयर्स में जाना है. वी हैव टू प्रोग्रेस. हमारे दोनों कंट्रीज में और प्रोग्रेस की जरूरत है. नो डाउट थोड़ा सा पाकिस्तान इकोनॉमिकली अब उस हालत में नहीं है. इंडिया इज डेफिनेटली बेटर. आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कुछ IMF की सपोर्ट आ गई, कुछ डेफर्ड पेमेंट्स हैं, उसके बाद $14 बिलियन के करीब है. हमारा अब $700 बिलियन पे जा रहा है. तो वो चीज थोड़ी सी हमने इकोनॉमिकली अपने आप को इम्प्रूव की है. लेकिन we are happy about it. जी जी yes. जी. और हम आपस में अगर थोड़ा सा रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे, उसका इफेक्ट डेफिनेटली पीपल टू पीपल कांटेक्ट पे पड़ता है. और जो भी कोई आपस में इश्यूज या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, दे कैन ऑलवेज बी डिस्कस्ड एंड सॉर्टेड आउट लाइक गुड नेबर्स एंड गुड कंट्रीज. मेरा तो यही पॉजिटिव व्यू है. एंड एज एन ऑफिसर आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग आई कैन सजेस्ट. यस डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? गुड फेंसेस मेक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइंस. हमारे डायलॉग का मतलब ही ये है कि खुल के बात हो. और मैं भी एक आजाद आदमी हूं. मैं आई एम नॉट हियर एज अ पाकिस्तानी. आई एम जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पीपल हु वांट टू डू दिस. और उसमें हम फ्रैंकली बात करें, और यही आप करते हैं. आप कभी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते. दिस इज योर ग्रेट फेवर टू ऑल ऑफ द पीपल हु कम हियर. लेट इट गो अनएडिटेड. हम कुछ नहीं करते उसके अंदर. वो एक अंग्रेजी मुहावरा है, डेविल्स आर नॉट सो ब्लैक एज दे आर पेंटेड. पेंट करने वाले जो हैं वो ज्यादा ब्लैक करके दिखाते हैं हमेशा. थोड़ा सा एडिट कर देना. विजिट किया आपने? जी जी, दैट आई विल जी. आप कभी आए नहीं इंडिया आज तक? नहीं, मैं नहीं आया सर. मैं अभी अच्छा, यू हैव नेवर गॉट अ चांस टू. यू मस्ट विजिट. डॉक्टर इश्तियाक अहमद तो रेगुलरली आते हैं एज गेस्ट. ये तो हमारे घर पे भी आए हुए हैं, हमारे साथ ब्रेकफास्ट किया हुआ है. जी, एंड यू आर मोस्ट वेलकम. आप भी जरूर आइए. मोस्ट वेलकम, विल बी हैप्पी. और आप तो आए थे पाकिस्तान 4 दफा. चले जाने से पहले जरा अपनी पाकिस्तान की कुछ मेमोरीज भी शेयर करें, 2-4 मिनट अगर आप वो हमें देना चाहें. हाउ यू फाउंड योरसेल्फ हियर. वेलकम. यस, सेंट एंथनीज कॉन्वेंट के बच्चे एक बार आए हमारे पास, फिर 2 बार लाहौर ग्रामर के आए और एक बार बीकन हाउस के. तो लाहौर ग्रामर के दोनों ग्रुप्स को मैं प्रेसिडेंट कलाम से मिलाने लेके गया. I took them to meet President APJ Abdul Kalam. He was very happy. उनको राष्ट्रपति भवन में मैंने उनको मिलवाया वहां पे. And of course my family and my children also went, my son and daughter. But President Kalam बड़ा उनसे इंटरेक्ट किए, उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाई. Though President Kalam is no more,
बट आपके बच्चे भी बड़े खुश थे, वो क्रिकेट मैचेस वगैरह के लिए हमने उनको बुलाया, थोड़ा सा आपस में इंटरेक्शन की, बट फिर जी। वो कुछ हालात ऐसे बने कि थोड़ा उस तरह वीजा रिजिम भी टाइट हो गया, कुछ आना जाना कम हो गया, बट अदरवाइज गुड इंटरेक्शन। मैंने भी विजिट किया, देन आई addressed teachers and students in Lahore grammar school and in St. Anthony's, मैंने वहां पे भी एड्रेस किया था, तो ये थोड़ा सा इंटरेक्शन रहा है जो लिमिटेड सा हो सका, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू फर्दर इंटरेक्शन, एंड थैंक यू वेरी मच। इंडीड सर, बहुत बहुत शुक्रिया के वक्त का, यही तो हम जानना समझना चाहते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, जब ये वक्त गुजर जाएगा तो हम कुछ ऐसा ना कर बैठे कि जो उसको ठीक करने में हमें और बहुत ज्यादा वक्त लग जाए। सो वी शुड स्टॉप आवरसेल्व्स वेयर वी आर एंड ट्राई टू मेक अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक साहब, डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।